नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी कानूनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में आपके पास क्या है कानूनी अधिकार, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप भी इस मुद्दे पर किसी शंका का समाधान पाना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। आज हम घरेलू हिंसा पर बात करेंगे। दरअसल घरों में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। आमतौर पर घरेलू हिंसा का सामना अधिकतर महिलाओं को ही करना पड़ता है और इसीलिए समय समय पर भारत में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग बनाए गए कानून नियम पारित किए गए। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत आमतौर पर परिवार के खिलाफ दर्ज की जाती है, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका पीड़ित व्यक्ति से कोई घरेलू संबंध हो। पीड़िता का इस व्यक्ति से खून का संबंध जैसे माता पिता या भाई बहन, विवाह का संबंध जैसे पति ससुराल, अपने साथी से लिव इन रिलेशनशिप या फिर दूर की रिश्तेदारी का कोई संबंधी भी हो सकता है। हिंसा या दुर्व्यवहार करने वाला पुरुष या महिला हो सकता है। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसकी एक बड़ी वजह होती है महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज कराई जाए, उसकी सही जानकारी ना होना। तो ये बुनियादी जानकारी हमने आपको दी है, लेकिन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजीव समयार जी मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि हम चाहेंगे कि ये आम दर्शकों को बताएं कि आखिर ये घरेलू हिंसा, ये डोमेस्टिक वायलेंस भला क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है। मतलब कहने का ये है कि विमेन को प्रोटेक्ट करने, घर के हिंसा से प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक वायलेंस तो डोमेस्टिक और वायलेंस। डोमेस्टिक का मतलब ट्रांसपेरेंट है कि घर के अंदर की हिंसा जो है उसको रोकने के लिए कानून की जरूरत महसूस हुई, जिस कानून में घर की हिंसा को रोकने के लिए न्यायिक प्रक्रिया है और उसमें न्यायिक कार्रवाई है। उसी न्यायिक कार्रवाई को डोमेस्टिक हिंसा है। अब ये बात आती है कि डोमेस्टिक हिंसा क्या है। आपने पूछा डोमेस्टिक हिंसा क्या है। सेक्शन 3 ऑफ द इस एक्ट के अंदर ये डोमेस्टिक हिंसा की परिभाषा की गई है। ये फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, इकोनॉमिकल भी हो सकती है, और ये और भी तरह के जो घर में हिंसा होती है उसमें भी उसी के दायरे में भी जी। चलिए, बिल्कुल आप बनी रहे हमारे साथ, लेकिन हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर इस विषय से संबंधित कोई सवाल आपके जहन में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 और दूसरा नंबर है 01206127 इन दो नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर घरेलू हिंसा से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में है तो उसका निदान क्या हो सकता है, इस पर राजीव जी आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घरेलू हिंसा से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। राजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव जी, घरेलू हिंसा की शिकायत आखिर किसके खिलाफ दर्ज की जा सकती है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। घरेलू हिंसा जो होती है वो घर के अंदर की हिंसा है। तो घर में जो व्यक्ति साथ रहते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उसके अगेंस्ट की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है, बट इसकी प्रोसीजरल जो होती है वो सिविल के तरह होती है। तो ये घर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे अगर पति पत्नी भाई बहन रह रहे हो या सास ससुर सारे रह रहे हैं, तो वो जो महिला है वो अपने पति के रिलेटिव से या कोई एडॉप्टेड पर्सन भी रह रहे हैं, वो भी खून के रिश्ते, मैरिज से कंसर्न के रिश्ते, एडॉप्शन से कंसर्न के रिश्ते, ये जितने भी जो साथ में घर में रह रहे हों और वो अगर हिंसा कर रहे हों तो उसको घरेलू हिंसा में उसके अगेंस्ट आप शिकायत कर सकते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में इस बात का जिक्र भी किया कि घरेलू हिंसा रोकने को लेकर तमाम कानून पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन जिस बड़ी तादाद में डोमेस्टिक वायलेंस के मामले सामने आते हैं, आपको लगता है कि इंसाफ दिलाने में ये कानून सक्षम साबित हो रहे हैं या फिर कहीं पर आपको पेच भी दिखाई देता है?
नहीं, देखिए क्या घरेलू हिंसा विमेंस के अगेंस्ट कानून बहुत है। कानून आरटीसी में कानून है, दौड़ी एक्ट में कानून है, और भी कानून है। और अगर कोई भी किसी तरह की भी हिंसा होती है तो आरटीसी के अंदर तारीख है प्रोवाइड है। जी लेकिन क्या है कि जब लेजिस्लेचर को ये महसूस हुआ कि घर के अंदर कैसे महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, और उस सुरक्षित रखने के लिए हमें कोई एक स्पेशल एक्ट की जरूरत थी, तो उसने एक स्पेशल एक्ट को बनाया जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। और उसका पर्पस यही है कि प्रोटेक्शन करना घर के अंदर महिलाओं को। बिल्कुल, जैसा हम ये जिक्र भी कर रहे हैं कि ज्यादातर घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं ही होती हैं और इस तरह के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। खासतौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें राजीव जी, तो वहां पर जानकारी का अभाव एक बड़ी समस्या होती है। अगर कोई पीड़िता है, उसे नहीं पता कि उसे कहां पर शिकायत करनी है। पुलिस स्टेशन के अलावा उन्हें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो चाहती हैं कि अगर कोई उनके खिलाफ इस तरह की हिंसा होती है तो ज़्यादा स्थानीय पुलिस चौकी या फिर पुलिस थाने पर अपनी शिकायत करती हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है, उन्हें जानकारी इस बात की नहीं होती। पीड़ित व्यक्ति घरेलू हिंसा की शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है, आसान शब्दों में अगर आप बता पाएं दर्शकों को। देखिए, कोई भी हिंसा के लिए एक मैकेनिज्म है, तो आप कहाँ पे करेंगे जी। तो अगर किसी भी पीड़िता को किसी तरह की बात है तो आपने जैसे बताया देखिए कि वो थाने को प्रायोरिटी देती है कि पहले पुलिस के पास जाए। तो अगर ये घरेलू हिंसा भी हो रही है तो वो थाने भी जा सकती है, और थाने में जा सकती, थाना में होगी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो कि उसके लिए असिस्ट करती है पीड़ित महिलाओं को। लेकिन अल्टीमेट अप्रोच जो न्याय आपको मिलेगी वो कोर्ट से मिलती है। आप थाना जाएंगे तो थाने वाले आपको किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो इसके वर्क कर रही है उसके पास भेजेंगे, लेकिन वो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको कानूनी प्रक्रिया का को एडॉप्ट करने के लिए, लीगल हेल्प करने के लिए कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट इज द अल्टीमेट प्लेस जहाँ से कि आपको रिलीफ मिलेगी। बट वन कैन, कोई भी महिला, पीड़ित महिला थाने भी अप्रोच कर सकती है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्रोच कर सकती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को भी अप्रोच कर सकती है, तो ये न्याय को पाने के लिए। चलिए, हम अपने दर्शकों से भी एक बार अपील कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस की आज हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं। अगर आपके मन में भी किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हम घरेलू हिंसा पर आज चर्चा कर रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा होती है, वो चाहे महिला हो या पुरुष, कानूनन उसके पास क्या अधिकार हैं। एक सवाल भी राजीव जी जहन में इस बात को लेकर उठता है कि आमतौर पर महिलाएं शिकायत करने में इस बात को लेकर डरती हैं कि भाई जिस क्षेत्र में वो रहती हैं, अगर वहीं पर जाती हैं तो कहीं उन्हें और ज़्यादा प्रताड़ित ना किया जाए। क्या उस क्षेत्र में शिकायत दर्ज की जा सकती है, कराई जा सकती है, जहाँ पर पीड़ित रहती नहीं है? नहीं, देखिए क्या है, आपने कहा कि घरेलू हिंसा जो है वो महिला या पुरुष, तो ये एक्ट जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एक्ट है, जो महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बन गया स्पेशली। अब क्या है कि अगर कोई महिला जिसको घरेलू हिंसा हो रही है, वो ये फील कर रही है कि हम इसी लोकेलिटी में जाके अगर हम शिकायत करते हैं तो हम पे और वायलेंस हो गया, हम पे अब जो है तो हिंसा हो सकती है। तो वो महिला के पास दो ऑप्शन, कई जुरिडिक्शन की और या वो महिला शादी अगर कहीं हुई है तो वहाँ पे भी जुरिडिक्शन कर सकते हैं जो कभी हस्बैंड के साथ रही है, या महिला टेम्पररी कहीं रही है तो वहाँ भी जुरिडिक्शन, या जो पीड़ित व्यक्ति है कहीं और रहता है वहाँ से भी जुरिडिक्शन बनती है ना जी। और ये महिला जब कोर्ट में जाएगी तो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर भी कोर्ट पास करती है। प्रोटेक्शन ऑर्डर में ये गाइडेंस डायरेक्ट करती है कोर्ट कंसर्न एसएचओ पे, प्रोटेक्टिंग ऑफिसर्स पे, कि इसके अगेंस्ट कोई हिंसा नहीं हुई, इसको इंश्योर्ड किया जाए। अगर वो घर के अंदर भी रहती हैं, अगर कोई ज्वाइंट फैमिली में भी रहती हैं, तो वो इन कोर्ट के ऑर्डर करती है, इंश्योर्ड करवाती है कि इनके वो ज्वाइंट फैमिली में इसके अगेंस्ट कोई हिंसा न हो। वो कंसर्न एसएचओ या प्रोटेक्टिंग ऑफिसर्स को डायरेक्ट करती है कि ये इस चीज को इंश्योर करे कि यहाँ कोई उनको हिंसा नहीं, तो ये कानून में प्रावधान नहीं करे।
बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही है कि ये जो कानूनी जानकारियां हैं जिससे आम तौर पर लोग ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, खासतौर पर हम ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जानकारियों का अभाव थोड़ा ज़्यादा होता है शहरों के मुकाबले। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि पहले के मुकाबले अब महिलाएं ज़्यादा जागरूक भी हुई हैं अपने अधिकारों को लेकर। लेकिन यहाँ पर पीड़ित पुरुषों की बात करना भी वकील साहब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर पुरुष प्रताड़ित होता है, साक्ष्यों का अपना अहम योगदान होता है, लेकिन अगर कोई पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है तो उसके लिए सबूत इकट्ठा करना वो कितनी बड़ी चुनौती होती है और सबूतों का कितना महत्व होता है। देखिए, कोई भी प्रोसीजरल कोड होगा, जो चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, न्यायिक व्यवस्था जो साक्ष्य से चलती है ना, और सबूत के साथ। अब ये हम डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे न्यायिक, यहाँ पे सबूत की बात होती है, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिंग ऑफिसर होती है। जैसे हमने कोई पिटीशन डाला कोर्ट में, अगर कोई महिला डाली जी जी, तो कोर्ट में जब पिटीशन डालती है तो कोर्ट कंसर्न क्या करती है कि ये एक प्रोटेक्टिंग ऑफिसर को नोटिस करती है। प्रोटेक्टिंग ऑफिसर क्या होता है, इंसिडेंट की रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट की रिपोर्ट बनाती है जी। उस डोमेस्टिक इंसिडेंट के रिपोर्ट को कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है और तब दूसरी पार्टी को जो है समन इशू करती है, कॉल करती है। तो साक्ष्य जो है वो साक्ष्य तो किसी भी केस को प्रूफ करने के लिए ये एलिमेंट्री आइटम है, इसके जगह तो हो नहीं सकती। नहीं सर, दरअसल मेरा सवाल ये इसलिए था आपसे क्योंकि महिलाओं की तरफ से अगर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो एक संवेदनाएं अलग सी होती हैं, लोगों के जहन में आता है कि निश्चित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा होगा। लेकिन जब एक पुरुष प्रताड़ना की बात करता है कि भाई मेरे साथ भी हैरेसमेंट हो रहा है, तो उसके मामले में भावनाएं इस तरह की नहीं होती। सबूत कहा जाता है कि क्या वाकई में इनके साथ प्रताड़ना हुई, कोई ऐसे ठोस साक्ष्य सबूत हो, या आपको नहीं लगता? देखिए, समाज जो है वो लेनियंट होती है फीमेल की तरफ से, और हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, या कोर्ट बैठा, ऑल आर द ह्यूमन बीइंग, तो लेनियंट होती है। ये प्रिज्यूम किया जाता है, अगर महिला कोई चीज करती है तो ये माना जाता है समाज में या कोर्ट में या कहीं भी, ये एक समाज की एक अपनी सोच है कि न महिला पीड़ित होगी, है ना, मेल पे थोड़ी सी मेल। लेकिन ये सबूत की बात होती है, साक्ष्य की बात है। मान लिया अगर किसी के अगेंस्ट कोई चीज हो रही है, मान लिया कोई फिजिकल टॉर्चर हो रही है, जी जी, तो फिजिकल टॉर्चर हो रही है तो फिजिकल टॉर्चर के लिए आपको मेडिकल रिपोर्ट, फिजिकल साइन होनी चाहिए, है ना। मान लिया अगर कोई किसी को एबेटमेंट कर रही है, कि एबेट करके उसको वायलेंस कर रही है, तो वो लेके आएगा। मान लिया अगर किसी को आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो ह्यूमिलेट वाकई आप किसी के सामने कर रहे होंगे, है ना, वहां पे आ रहे हैं, आप किसी को किसी तरह का रिमार्क पैदा करें, तो नेचुरल बात है कि वो रिमार्क जो है कोई वर्डिंग में कर रहे होंगे, कोई गेस्चर में कर रहे होंगे, कोई और चीज में कर रहे होंगे, तो वो सारी चीजें, तो ये सारी चीज को कंक्लूड करके प्लेस की जाती है रिपोर्ट को। आज के टाइम में जितने भी केसेस हैं वो ऑनलाइन फाइल होते हैं, तो ऑनलाइन फाइल होने के ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन फाइल तो परमिटेड नहीं, ऑनलाइन फाइल हर एक केस हो, कमर्शियल कोर्ट हो, ये केस हो, आप FIR भी आज ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, है ना। तो FIR मुझे कोई भी पिटीशन जो है, कोई भी कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल हो सकती है, और ऑनलाइन जब फाइल होती है तो उसकी कॉग्निजेंस लेती हो, कॉग्निजेंस लेने के लिए बाद वो स्क्रूटनी होती है। वो जब आप किसी पोर्टल पे, जिस ऑनलाइन कोर्ट के पोर्टल पे जाते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी होने के बाद इट टू बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने उसको प्लेस किया जाता है ना, तो उसकी कार्रवाई होगी। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होते हैं और घरेलू घटना की रिपोर्ट यानी कि DIR क्या है? देखिए, दो क्वेश्चन आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर, पहले तो DIR की बात करते हैं, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट होती है ये बड़ी क्रूशियल डॉक्यूमेंट, सबसे क्रूशियल रिपोर्ट होती है। जब कोई महिला कोई शिकायत करती है, अगर तो शिकायत करने के बाद उसकी जैसे पुलिस में इन्वेस्टिगेटिंग होती है, तो ये उसी तरह ये प्रोटेक्शन ऑफिसर एक इंसिडेंट की रिपोर्ट बनाती है। वो स्टेटमेंट लेती है महिला से सारी जानकारी लेती है, और जानकारी लेके एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाती है, जो कोर्ट में प्लेस की जाती है, जिसको कि कोर्ट उससे कॉग्निजेंस लेती है। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर है,
जी। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल पर्सन ऑफ टू डिसाइड द केस, एडजुडिकेट द केस। तो ये क्या करते हैं कि ये कोर्ट की जो भी ऑर्डर आएगी, जी है जी। ना, हाँ, हाँ। उसको इंश्योर करती है कि तो वो हो, है ना, जी। वो इम्प्लीमेंट हो। जी। तो उसकी ये ड्यूटी है। अदरवाइज मान लिया अगर कोई पीड़ित फिर को पता ही नहीं है कि भाई हम कोर्ट में डोमेस्टिक में कैसे जाए, तो वो पता करा, मान लिया कि उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर के, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टेंट उसके हाँ ना मेडिकल भी फैसिलिटीज दे सकती है, चाहे वो स्टेट अपॉइंटेड ऑफिसर है। उसको अगर घर से निकाल दिया गया तो शेल्टर का भी प्रोविजन कर सकती है, जी। करती है। उसको अगर कहीं और तो पैसे की जरूरत है डे टू डे, तो उसकी भी व्यवस्था कोर्ट से इंश्योर करवा के करती है। ये सारी ड्यूटी है वो प्रोटेक्शन ऑफिस। आपने अभी अदालत का जिक्र किया, तो अदालत किस तरह के संरक्षण आदेश पारित कर सकती है इस तरह के मामलों में? अदालत की सारी ऑर्डर पास करती है। अदालत के पास ही जुडिशियल पावर होती है जो कि पास करती है। इस केस के अंदर अदालत को प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करती है। वो प्रोटेक्शन ऑर्डर करती है कि वो ऑर्डर करती है, वो कंसर्न एसएचओ को करती है कि टू इंश्योर कंसर्न में जो है प्रोटेक्टिंग ऑफिसर को टू इंश्योर कि इनके अगेंस्ट वायलेशन घर में ना हो, है ना, टू इंश्योर कि इनके घर में और ज्वाइंट फैमिली जो रह रहे हैं वो इनको टॉर्चर ना करें, टू इंश्योर कि अगर ये ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो इनको घर से बाहर ना किया जाए, टू इंश्योर कि इनको घर से प्रॉपर खाना पीना जो डेली नीड है उसके लिए ये इंश्योर करे कि उसको मेंटेनेंस प्रॉपर मिलती है। एक कस्टमरी होती है, अगर घर की महिला होती है तो उसकी जो कस्टमरी रिक्वायरमेंट होती है उस चीज को इंश्योर करवाती है। तो ये कोर्ट उसको सारी चीज को इंश्योर, ये सारे प्रोटेक्शन ऑर्डर के डोमिसाइल राइट दी जाए उसको, इंश्योर ज्वाइंट फैमिली में है तो उसके कोई डेरोगेटरी रिमार्क ना हो, उसको जो अनह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो, ये सारी को इंश्योर करवाती है तो जी। वो प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो पीड़ित किस तरह की आर्थिक या फिर वित्तीय राहत का दावा कर सकते हैं वकील साहब? जी जी, इसमें जो है ना तो पीड़ित को वित्तीय जो है ना इसको रिलीफ की दावा है। वित्तीय रिलीफ क्या है? वित्तीय रिलीफ क्या है? अगर मान लिया पीड़ित है, पीड़ित को आप अगर घर में उस घर में प्रॉब्लम हो रही है, ज्वाइंट फैमिली में उसको प्रॉब्लम जी जी, तो कोर्ट कर सकती है कि इनको सेपरेट अकोमोडेशन दो। सेपरेट अकोमोडेशन देने के बाद इसको कोर्ट कर सकती है कि आप इसको मेंटेनेंस दो, है ना, मेंटेनेंस नहीं दोगे तो वो अपने डे टू डे नीड्स को कैसे फुलफिल करेंगे। कोर्ट ये भी कहती है कि भाई अगर वन टाइम कुछ पेमेंट करो कि वो वहां रह पाए। कोर्ट ये भी कहती है कि उसके मेडिकल में जो एक्सपेंसेस है उसके इनकर करो। कोर्ट ये भी कहती है कि उसके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चे के पढ़ने के जितने भी खर्चे हैं उसको फुलफिल करो। तो ये सारी जो है ना सो वित्तीय प्रोटेक्शन है जो कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो कोर्ट करवाती है। मान लीजिए कोई महिला है, वो घर के भीतर प्रताड़ित होती है, लेकिन डर के वजह से, वो डर कुछ भी हो सकता है, सामाजिक हो या फिर अपने आगे के भविष्य को लेकर, अगर वो शिकायत नहीं कर पाती तो ऐसी महिलाएं किस तरह से उन्हें इंसाफ मिल पाता है, उनकी आवाज कैसे पहुंच पाती है? क्या कोई दूसरा उस महिला की जगह शिकायत कर सकता है? जी हाँ, ये आज मैंने पहले कहा था कि एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंदर तो एनजीओ बनती है, कंपनी एक्ट से दे कोई कंपनी बनती है जो कि इस कॉज के लिए लगती है ना। ये सारी हेल्थ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो रजिस्टर्ड होती है, स्टेट में रजिस्टर्ड होती है, नेशनल वाइज रजिस्टर्ड होती है, तो वो हेल्प आउट करती है, उस महिला को हेल्प आउट करते हैं। लीगल एड सोसाइटी है जो कि लीगली हेल्प करती है, उस महिला के 5 से खर्चे नहीं होंगे लीगल रिपोर्ट लेने में, तो वो सारी चीज को करते हैं। ये सारी सुविधाएं समाज में, सोसाइटी में कानून के तौर पे दी जाती है। लेकिन अगर कोई महिला जिस घर में प्रताड़ित हो रही है वो शिकायत भी करना चाहती है लेकिन घर भी छोड़ना नहीं चाहती, वो वहीं पर रहना चाहती है, तो उसको लेकर कैसे सुरक्षा प्रदान की जाती है और क्या अधिकार उन परिस्थितियों में होते हैं? घर के अंदर वो महिला रहना चाहे, वो ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, वो कह रही है कि हम ज्वाइंट फैमिली नहीं छोड़ेंगे या भाई उस घर को नहीं छोड़ेंगे, हम उस घर में, तो ये कोर्ट इंश्योर करती तो घर में उसके अगेंस्ट टॉर्चर ना। अगर उसको लगता है कि नहीं
रिलेटिव्स ऑफ मेरे हस्बैंड जो है वो हमको टॉर्चर करते हैं, हाँ। है ना, तो रेस्ट्रेन कर सकती है उस घर में उसके रिलेटिव के हस्बैंड को रहने के लिए। इवन दो के हस्बैंड अगर टॉर्चर करता है तो उसको रेस्ट्रेन कर सकती है कोर्ट इंटर करने। अगर घर के उस रूम में कोई वो चाहे पीड़ित महिला की इस रूम में और इतनी ना है तो वहां रेस्ट्रेन हो सकती है। तो ये सारी चीज कोर्ट के पास ये पावर होती है, तो वो रेस्ट्रेन कर सकती है। क्या और पुलिस सुरक्षा का भी प्रावधान है राजीव जी? जी, पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराने का भी प्रावधान है जी, अगर पुलिस- ऐसी कोई जरूरत पुलिस- पड़ती है? पुलिस के पास पुलिस जो कोर्ट ये मजिस्ट्रियल कोर्ट होती है। हाँ। मजिस्ट्रियल कोर्ट का मतलब होता है वो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोर्ट की कोर्ट होती है, जिसके अंदर पुलिस की सारी चीज होती है। वो पुलिस को इंश्योर करती है कि आप ये खुद विजिट देयर और विजिट करके आप इंश्योर देखिए कि वो सुरक्षित नहीं थी, है ना, वो कर रही है कि नहीं सुरक्षित महसूस कर रही है। ये प्रोटेक्टिंग ऑफिसर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं उसकी भी ये ड्यूटी होती है। कोर्ट उसको भी इंश्योर करती है कि वो डायरेक्ट करती है कि इंश्योर करें और रिपोर्ट दें कि भाई है ना वो सुरक्षित है कि नहीं। तो ये इस कानून में ये सारी सुविधाएं हैं। जी चले बिल्कुल, लेकिन कानून तो हैं, उन कानूनों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि कम से कम जिन लोगों में जानकारियों का अभाव है कि कानूनी अधिकार किस तरह के उन्हें हासिल है, इसीलिए हम हर दिन एक ऐसा विषय लेकर आते हैं जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजवीर समयार जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े मामलों को लेकर जो हमने जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है उसके बाद लोगों में जागरूकता और बढ़ेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।